जब हम प्राचीन मिस्र के फिरौन के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है एक बहुत ही शक्तिशाली, एक निरंकुश शासक की तस्वीर दिमाग में आती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम फिरौन को एक तानाशाह की तरह नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक जरूरी पुर्जे की तरह देखें, तो चलिए आज इसी आइडिया को और गहराई से समझते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। देखिए, आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना कि इंसान ब्रह्मांड के नियमों के हिसाब से चलते हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र की सोच इसकी ठीक उलट थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांड का जो संतुलन है उसे बनाए रखने के लिए इंसानी समाज और उसका सिस्टम बहुत जरूरी था। और यहीं पर सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? कैसे एक अकेला इंसान, एक राजा, सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के वजूद के लिए इतना जरूरी माना जा सकता था? इसी सवाल का जवाब हमें उनकी दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने में मदद करता है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्राचीन मिस्र के वर्ल्ड व्यू में। उनके लिए ये जो ब्रह्मांड था, ये कोई स्थिर या शांत जगह नहीं थी, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली खींचतान थी। व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एक नाजुक संतुलन, जिसे हर रोज हर पल बनाए रखने की जरूरत थी। इस संघर्ष के बिल्कुल सेंटर में दो विरोधी ताकतें थीं। एक तरफ थी माआत, यानी व्यवस्था, सच्चाई और संतुलन का सिद्धांत। आप कह सकते हैं कि ये वो गोंद था जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ के रखता था। और दूसरी तरफ था इस्फेत, यानी अराजकता, झूठ और अव्यवस्था। मिस्र के लोगों का मानना था कि माआत को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं था। ये एक रोजाना की लड़ाई थी, इस्फेत की ताकतों को दूर रखने के लिए एक लगातार चलने वाला प्रयास। तो अगर ब्रह्मांड पर लगातार अव्यवस्था का खतरा मंडरा रहा था, तो फिर उसे स्थिर रखने का तरीका क्या था? मिस्रियों के लिए इसका जवाब असलियत के ताने बाने में ही बुना हुआ था। उन्हें एक ऐसे मीडिएटर की, एक मध्यस्थ की जरूरत थी जो इस संतुलन को साध सके। और यहीं पर फिरौन का रोल एक ब्रह्मांडीय कार्य, यानी एक कॉस्मिक फंक्शन की तरह सामने आता है। देखिए, फिरौन को जो दिव्य दर्जा मिला था वो उसकी अपनी शानो शौकत के लिए नहीं था, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम की एक फंक्शनल जरूरत थी। वो अकेला इंसान था जो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक पुल की तरह काम कर सकता था, और ये पक्का कर सकता था कि माआत हमेशा बनी रहे। मतलब फिरौन की जिम्मेदारियां सिर्फ राजकाज चलाने तक ही सीमित नहीं थीं, वो तो ब्रह्मांड के लेवल तक फैली हुई थी। उसे देवताओं से बात करनी होती थी, समाज में न्याय बनाए रखना होता था, ये सुनिश्चित करना होता था कि नील नदी में सही समय पर बाढ़ आए ताकि फसलें अच्छी हों, और मिस्र को बाहरी दुश्मनों से भी बचाना था। उसका हर एक काम, हर एक फैसला माआत को बनाए रखने की ही एक कोशिश थी। जो फिरौन जिंदा होता था उसकी पहचान होती थी देवता होरस के अवतार के तौर पर। वही होरस जो व्यवस्था का एक एक्टिव रक्षक था, जिसने अराजकता के देवता सेट को हराया था। तो इस नाते फिरौन धरती पर माआत का सबसे बड़ा योद्धा बन जाता था। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। फिरौन का हर काम, चाहे वो कोई कानून बनाना हो, मंदिर बनवाना हो या फिर कोई जंग लड़ना हो, उसे माआत को फिर से स्थापित करने के एक दिव्य संघर्ष के हिस्से के तौर पर देखा जाता था। उसका मकसद सिर्फ शासन करना नहीं था, बल्कि दुनिया को उसकी सबसे आदर्श, सबसे मौलिक स्थिति में वापस लाना था। ये जो रस्म थी ना, ये समझिए कि इस पूरे सिस्टम का दिल थी। ये एक तरह का लेन देन था। फिरौन अपने कामों से धरती पर व्यवस्था कायम करता था, और फिर एक प्रतीक के तौर पर देवी मात की मूर्ति देवताओं को भेंट करता था। वो एक तरह से कह रहा था, मैंने धरती पर अपना काम कर दिया है, मैंने व्यवस्था बनाए रखी है, और बदले में देवता ब्रह्मांड को स्थिर रखकर अपना वादा निभाते थे। ये एक ऐसा लेन देन था जो सचमुच पूरे ब्रह्मांड को चलाए रखता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान जिसकी उम्र सीमित है, वो इस अनंत जिम्मेदारी को हमेशा के लिए कैसे निभा सकता है? मिस्र की व्यवस्था को इसी निरंतरता के लिए डिजाइन किया गया था। फिरौन का जो पद था वो उस पर बैठने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा बड़ा था, और यही पद ये सुनिश्चित करता था कि ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा बना रहे, भले ही राजा आते जाते रहें। इस सिस्टम को समझने के लिए हमें राजशाही के इस दोहरेपन को देखना होगा। जो राजा जिंदा है वो होरेस है, जो पूरी सक्रियता से दुनिया पर राज कर रहा है, और मृत्यु के बाद वही राजा ओसिरिस बन जाता है, अधोलोक का शासक और व्यवस्था की एक स्थायी नींव। इस तरह वो मरकर भी ब्रह्मांड के ढांचे का एक अटूट हिस्सा बन जाता था। तो ये पूरा एक साइकिल था, एक ऐसा चक्र जो कभी टूटता नहीं था।
ये साफ करता है कि फिरौन की मौत सिस्टम की कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि एक पहले से तय किया हुआ बदलाव था। राजशाही का जो सार था, जिसे का कहा जाता था, वो एक राजा से दूसरे राजा में चला जाता था। जब एक होरस ओसीरस बनता तो एक नया होरस उसकी जगह ले लेता था, और इसी अटूट चक्र ने पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रह्मांड की स्थिरता की गारंटी दी। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड व्यू का असली और सबसे गहरा मतलब क्या निकलता है। इस सिस्टम में इंसानी समाज और उसका राजा सिर्फ ब्रह्मांड के रहमो करम पर नहीं थे, बल्कि वो इसकी स्थिरता के लिए बहुत जरूरी थे। फिरौन वो धुरी था, वो कील था जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। उनके हिसाब से अगर फिरौन ना हो तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही ढह जाएंगे। और अंत में ये एक बात सब कुछ कह देती है, फिरौन का रोल किसी भी आम शासक से बहुत बहुत बड़ा था। वो एक जरूरी काम था, एक फंक्शन, जिसके बिना मिस्र के लोगों के लिए ना तो सूरज उगता और ना ही नदी बहती। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये हमें सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ ताकत के बारे में नहीं होता, बल्कि एक बहुत भारी जिम्मेदारी के बारे में होता है। ये हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए कहता है जहां हमारे कामों का असर सिर्फ हमारे समाज पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता हो।